Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा NCF 2005। ओके, तो NCF 2005 के जो मेन पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वन लाइनर आपके पॉइंट रहेंगे जो कि आपके वेरी इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, NCF 2005। एक सेकेंड, चलिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। आज हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है उसके इम्पोर्टेंट जो आपकी पॉइंट हैं उनको एक एक करके देखने वाले। NCF 2005 is one of the 4 NCF published 1975, 1988, 2000 एंड 2005। NCF जो है वो 4 बार पब्लिश हो चुका है। एक बार हुआ था 1975 में, इसके बाद आपका 1988 में, इसके बाद 2000 और फिर जो लेटेस्ट है वो है आपका 2005, NCF 2005। और ये NCF लागू किसके द्वारा किया जाता है, ये जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है ये NCERT के द्वारा लाया गया। NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो। ये किसमें कहा गया है, जो आपका NCF 2005 है उसमें ये बात कही गई है कि जो आपका स्कूली शिक्षा जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए बल्कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित का मतलब ये है कि बच्चों पर आपको बर्डन नहीं देना है कि जो भी पाठ्य पुस्तक में लिखा है आपको बस वही रटा देना है, वो चीज़ें नहीं करनी है। बालक को अगर एक्टिविटी से कोई चीज़ समझ में आती है तो आपको एक्टिविटी के द्वारा समझाना है। जो आपके कुछ उदाहरण के द्वारा अगर बच्चे को समझ में आता है तो आपको उदाहरण का सहारा लेना है। मतलब बालक को आपको सिखाना है जिस तरह से बालक सीख जाए, उन पर प्रेशर डाल के कि जो पाठ्य पुस्तक में ही लिखा है उसको पढ़ा दिया या रटा दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपका जो NCF 2005 में मेन पॉइंट ये है कि जो आपकी स्कूली शिक्षा है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो करके बाल केंद्रित होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करें NCF जो 2005 है, ये 4th नंबर का NCF है। पहला 1975 में पब्लिश हुआ था, इसके बाद आपका 1988 में, फिर 2000 में और लेटेस्ट आपका क्या है, लेटेस्ट है आपका 2005। किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, तो NCERT के द्वारा, याद रखिएगा NCERT के द्वारा पब्लिश किया जाता है आपका NCF। इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, जो आपका अगला पॉइंट है NCF 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किया गया है। जो आपकी 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें जो 22 भाषाएं दी गई हैं उन्हीं 22 भाषाओं में आपका NCF दिया गया है। जो आपका NCF है वो कितने भाषाओं में बनाया गया है,
तो वो आपका 22 भाषाओं में बनाया गया है, ये आपसे पूछ सकता है। 22 भाषाओं का जो विवरण है वो कौन सी अनुसूची में है, तो आपकी 8वीं अनुसूची में है। एक क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा। तो एक तो ये है कि एनसीएफ जो आपका है वो कितनी भाषाओं में बनाया गया, तो 22 भाषाओं में बनाया गया। 22 भाषाएं संविधान की कौन सी अनुसूची में दी गई हैं, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का विवरण दिया गया है। जो एनसीएफ है 2005, एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। अगर कमेटी पूछ दी जाए कि एनसीएफ 2005 की कमेटी कौन सी है, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। अब एनसीएफ 2005 के जो मुख्य उद्देश्य हैं उसके बारे में पढ़ें, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। तो पहला ये है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। कहने का मतलब ये है कि जो आपने स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना कि जो किताबों में लिखा है आपने सीधा सीधा उनको पढ़ा दिया या कह दिया कि रट लीजिए इसको, ऐसा नहीं करना है। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको बाहरी जीवन से रिलेट करके पढ़ाना है, उसको एग्जाम्पल देना है आपको, ऐसा जो उसके आसपास उसने कभी देखा हो, महसूस किया हो, है ना, उसके पर्यावरण में मिले, जहाँ पर रहता हो, परिवार से जुड़ा कोई अगर एग्जाम्पल देना है, कुछ ऐसा आप उसे समझा रहे हो तो वहाँ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, पेड़ पौधों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं तो जो बाहरी जीवन होता है उससे आपको जोड़ करके उदाहरण दे करके समझाना है, ताकि बच्चे को क्या है अच्छे से समझ में आए, वो चीज़ों को रिलेट कर सके, और उसने कभी ना कभी अगर महसूस किया होगा तो उसके जो दिमाग में है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। सेकेंड आपका पॉइंट है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। कहने का मतलब यही है कि बच्चे को रटने की हैबिट बिल्कुल नहीं डालनी है, उसको चाहे जैसे समझ में आए प्रैक्टिकली बस दिमाग में आ जाना चाहिए, रटाना नहीं है। यानी जो रटंत प्रणाली है आपकी, ये इसको ख़त्म किया जाना है। ये एनसीएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है आपका ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। अगला आपका जो है जो शिक्षा है वो पाठचर्या या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। इसके पहले मैंने आपको पॉइंट बताया, उसको समझाया भी कि बाल केंद्रित मतलब बालक को केंद्र में रख करके उसको पढ़ाना है कि इस बच्चे को कैसे मैं पढ़ाऊं, किस तरीके से पढ़ाऊं ताकि उसको समझ में आए। अगला उद्देश्य है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। वही आपको एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को सिखाना है, जितना हो सकता है एक्टिविटी के द्वारा भी सिखाइए, अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराइए। जैसे आपको मान लीजिए गिनती सिखानी है तो उसका एक्टिविटी के द्वारा सिखा सकते हैं। 10 बच्चे आपने लाइन में खड़ा कर दिए, है ना, तो उनको काउंटिंग करके आप सिखा सकते हैं बच्चों में। डायरेक्ट रटाना नहीं कि रटिए 1 2 3 4 5, इस तरह से नहीं करना है। तो कोई भी आप एक्टिविटी के द्वारा शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को। अगला है जो हमारा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। जो राष्ट्रीय मूल्य है, ठीक है, किसका सम्मान करना है, जैसे आपका राष्ट्रीय ध्वज हो गया, है ना, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय मूल्य कहलाएंगे। तो उनके प्रति आस्था होनी चाहिए विद्यार्थी के अंदर। इस तरह से आपको तैयार किया जाना है। यानी कि इन चीज़ों को आपको विद्यालय में सिखाएंगे जब, तो बच्चे के अंदर अपने आप राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जो है रेस्पेक्ट है वो आएगी, आस्थावान विद्यार्थी बन पाएगा। चलिए अगला है जो आपका नोट, लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 रिपोर्ट बेस्ड, बिना भार के अधिनियम। लर्निंग विदाउट बर्डन ये 1993 रिपोर्ट बेस्ड है कि जो बच्चे को शिक्षा दी जानी है वो बिना बर्डन के दी जाए, बिना बर्डन के उसको सिखाया जाए, यानी कि उसको बिना भार के सिखाया जाए।
जैसे कि बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देना, इतना आपको करके ही आना है ताकि बच्चे के दिमाग में क्या प्रेशर बना रहे, तो ये चीज़ें नहीं आपको करनी है। बहुत ज़्यादा एकदम किताबें किताबें, मान लो 20 किताबें दे दी, बस आपको इससे पढ़ के आना है, ये नहीं करना है कि बच्चे को पढ़ाई क्या करने लगे, भार लगने लगे। जो एनसीएफ 2005 है वो ज़्यादातर क्या करता है, इन 5 विधियों पर जोर देता है। वो कौन कौन सी विधि हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। पेन, चलिए, जो आपका एनसीएफ 2005 है 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन सी विधि है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। जब बच्चा कोई काम प्रैक्टिकली करता है तो उसके दिमाग में क्या है, वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक टिक जाती हैं, उसको अच्छे से समझ में भी आती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन पॉइंटों को जो 5 है ना, इनको अच्छे से आपको याद रखना है। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना है बच्चे को। इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि, इसके द्वारा बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। टेस्ट मेथड यानी कि परीक्षण विधि। ग्रुप लर्निंग करवानी चाहिए, सामूहिक विधि। मिक्स्ड मेथड यानी कि मिश्रित विधि। ये 5 विधियां इंपॉर्टेंट है आपकी, जो एनसीएफ जोर देता है इन 5 विधियों पर। कौन कौन सी है? लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। इंस्पेक्शन मेथड यानी कि निरीक्षण विधि। टेस्ट मेथड यानी कि परीक्षण विधि। ग्रुप लर्निंग यानी कि सामूहिक विधि। मिक्स्ड मेथड यानी कि मिश्रित विधि। अब ये विधियां हैं कौन सी? टेस्ट मेथड आपको समझ में आता ही है, परीक्षण। मान लीजिए कभी कोई आपने टॉपिक पढ़ाया तो उसके बाद कोशिश करिए कि टेस्ट लीजिए बच्चे को, है ना, ताकि बच्चे को पता चले कि वो उसने खुद कितना सीखा है और टीचर को भी पता चले कि जो मैंने सिखाया है तो बच्चे के कितना समझ में आया है। यहाँ पर निरीक्षण भी करना है कि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है ना, उस पर ध्यान देना है कि बच्चे के समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। निरीक्षण विधि, इसके बाद परीक्षण विधि, और फिर सामूहिक जो विधि है उसमें यही है कि आप ग्रुप लर्निंग करवा सकते हैं। ग्रुप लर्निंग और मिक्स्ड आपकी मेथड हो गई। तो ये 5 मेथड हैं जिस पर एनसीएफ जोर देता है। इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट और हैं एनसीएफ 2005 के। एनसीएफ 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। याद रखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म पर आपका आधारित है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। मतलब जो टीचर है वो क्या है? फैसिलिटेटर है। बच्चे को सिर्फ हेल्प करेगा उसकी सीखने में, सुविधादाता है, सुविधा प्रदान करेगा बच्चे को। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो कहा गया है कि एक जो शिक्षक की भूमिका होती है वो ऐसी भूमिका नहीं होगी कि वो किसी भी तरह से बच्चे के साथ ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। उनकी भूमिका सिर्फ ऐसी है कि आप उनको सुविधा प्रदान कीजिए, पढ़ने में हेल्प कीजिए, पढ़ा, और आपको उनको सीखने में हेल्प करना है। यानी कि जो टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर की तरह होता है, सुविधादाता होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके सीटेट में भी और अन्य एग्जामों में, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होती है, टीचर इज फैसिलिटेटर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि उस बच्चे को एक से ज़्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए, बस। सिर्फ ऐसा नहीं करना कि आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो सारी चीज़ें आप उसको इंग्लिश में बोलने को कहें, कहीं पर भी
कि आप इंग्लिश में बात करिए, इंग्लिश में पढ़िए, तो ऐसा नहीं। इंग्लिश को उसे सीखना इस हिसाब से है कि जैसे मुझे हिंदी आती है तो मुझे इंग्लिश भी आनी चाहिए, संस्कृत अगर मैं सीख सकता हूँ तो संस्कृत भी आनी चाहिए। तो जो इंग्लिश के लिए पॉइंट दिया गया है कि जो इंग्लिश सिखाने का उद्देश्य होना चाहिए वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसे एक से ज़्यादा भाषा आनी चाहिए। जैसे कि आप अंग्रेजी सिखा सकते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि बहुभाषावाद होना चाहिए, मल्टीलिंग्विज्म होना चाहिए, बस। एनसीएफ 2005 जो है करके सीखने पर ज़्यादा बल देता है, इसको याद रखिएगा। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब अगर कोई चीज़ आप खुद करते हैं तो आप उसे अच्छे से सीख भी सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और बहुत दिनों तक आपके दिमाग में भी रहेगा। तो जो आपका एनसीएफ 2005 है वो किस पर बल देता है? लर्निंग बाय डूइंग पर। किस पर बल देता है? लर्निंग बाय डूइंग पर, यानी कि करके सीखने पर बल देता है आपका एनसीएफ 2005। इतने थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, तो इनको आपको याद रखना। सबसे पहले एनसीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। मैं अभी रिपीट कर देता हूं, एक बार मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया, अब ये जो सारे पॉइंट है दोबारा रिपीट करता हूं, आपके दिमाग में इतने में ही छप जाएगा। आपने ये वीडियो देख लिया तो बस समझ लीजिए कि एनसीएफ 2005 आपका खत्म। तो जो एनसीएफ 2005 है ये 4th नंबर का है आपका एनसीएफ, क्योंकि सबसे पहले एनसीएफ आपका आया था 1975 में, इसके बाद आपका 1988 में, इसके बाद 2000 में और फिर 2005 में। ये जो आपका लेटेस्ट चल रहा है 2005 का एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल की जो शिक्षा होती है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में भी किया गया है। जो आपका एनसीएफ 2005 है इसका अनुवाद आपका 22 भाषाओं में किया गया है। ये 22 भाषाएं संविधान की कौन सी अनुसूची में दी गई हैं? 8वीं अनुसूची में आपकी दी गई हैं। तो यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। अब बात करें जो आपका एनसीएफ 2005 है वो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। एनसीएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पहला उद्देश्य। दूसरा ये है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। इसके बाद आपका तीसरा जो उद्देश्य है वो है जो पाठचर्या या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। अगला 5th पॉइंट है आपका राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, यानी कि जो राष्ट्रीय मूल्य हैं जैसे आपका राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज है ना, इनके प्रति आस्था होनी चाहिए बच्चे के। इस तरह से बच्चों को तैयार करना है, एनसीएफ 2005 ऐसा कहता है। यहाँ पर लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 रिपोर्ट बेस्ड है, ये आपका बिना भार के अधिगम होना चाहिए। मतलब बच्चे को बोझ नहीं लगनी चाहिए शिक्षा कि बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया गया कि आपको इतना लिख के ही आना है, बल्कि विद्यालय में आपको कोशिश करनी है कि होमवर्क भले ही आप कम दें ताकि उसे बोझ ना लगे, आपको एक्टिविटी के द्वारा यहाँ पर सिखाएं। अब जो आसपास का वातावरण है जिसमें रह रहा है, अगर वहाँ से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसको पढ़ा सकते हैं तो कोशिश करिए उसके रियल लाइफ से, यानी बच्चों की रियल लाइफ या फैमिली में कोई जैसे फैमिली में होंगे, माता पिता होंगे या खुद के, तो रियल लाइफ से अगर आप लोग एग्जाम्पल उठाएंगे तो बच्चे के ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से आपको उनको सिखाना है कि उनको ये जो लर्निंग है वो भार ना लगे। एनसीएफ 2005 जो है वो 5 विधियों पर जोर देता है। पहली विधि है आपकी लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। दूसरी विधि है इंस्पेक्शन मेथड, यानी निरीक्षण करना कि बच्चे को कितना आता है, उसे कहाँ पर ज़रूरत है, उसे और ज़्यादा हेल्प की कितनी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों का निरीक्षण भी आपको करना है। इसके बाद आपका टेस्ट मेथड है,
बच्चे को अगर आपने सिखाया है तो आप उसका टेस्ट भी लीजिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि बच्चे ने कितना सीखा और बच्चे को भी समझ में आए कि मैंने जिस टॉपिक को पढ़ा या जिसको भी पढ़ा मैंने जितना उतना मुझे आता है या नहीं, अभी कुछ कमी रह गई है। इसके बाद ग्रुप लर्निंग पर फोकस किया है एनसीएफ 2005 ने, और इसके अलावा मिक्स्ड मेथड पर भी फोकस किया है। अगला एनसीएफ 2005 जो है रचनावाद की समझ प्राप्त होती है इसमें, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। जो एनसीएफ 2005 है ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए, मतलब टीचर एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। टीचर वह एक सुविधादाता है जो बच्चों को सीखने में, पढ़ने में, एक्टिविटी में हर जगह पर क्या करेगा, हेल्प करेगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको उसे इंग्लिश ऐसी नहीं सिखानी है कि आप बोलो भी इंग्लिश, घर में भी जाओ तो भी इंग्लिश, इस तरह से नहीं सिखाना। उन्हें सिर्फ इतना सिखाना है कि आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश आपको इस हिसाब से सिखाना है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होना चाहिए कि बच्चे को एक से ज़्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए। एनसीएफ 2005 जो है वो करके सीखने पर बल देता ही है, लर्निंग बाय डूइंग। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों को जानकारी मिल सके कि कब वीडियो अपलोड किया गया। एक बहुत जल्द मैं एक टाइम टेबल बता दूंगा आप लोगों को कि इतने बजे आपकी क्लास होगी। 2-3 चीज़ें यहाँ पर अब आप लोग देख लीजिए। पहली बात तो ये कि अभी आपके जो सीडीपी है, सीडीपी के लगभग 80% जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। याद रखिए सीडीपी का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर हम बात करें सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 80% आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब ये टॉपिक कहाँ मिलेंगे आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो वहाँ पर जितने अभी तक टॉपिक करवाए गए हैं वो सारे टॉपिक की वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप डायरेक्ट यूट्यूब से प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर नीचे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही हमारा सीडीपी का जो थ्योरी सेक्शन है वो कंप्लीट होता है, इसके बाद हम करने वाले हैं आपके प्रैक्टिस सेट, वो भी टॉपिक वाइज। कैसे करने वाले हैं, टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए जीन प्याजे, तो जीन प्याजे से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें वाइगॉत्स्की की, तो वाइगॉत्स्की से किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, वो टॉपिक वाइज आपके करवाने वाला हूँ। एनसीएफ 2005 से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है इससे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो वह सब 1-2 दिन का या 3 दिन में आपकी पेडोलॉजी सीडीपी की बात करें तो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप पूरा दिसंबर समझ लीजिए। अगर 1-2 दिन में वीडियो बीच में क्या होता है कि बिजी हो जाता हूँ तो नहीं आ पाता। जैसे ही ख़त्म होगा आपका जनवरी से, यानी कि न्यू ईयर जैसे ही आएगा आपका 2024 का, तो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करने लगेंगे। और जैसे ही सीडीपी कंप्लीट, इसके बाद आपकी महामैराथन क्लास भी चलेगी। जैसे मैं एक ही क्लास में या मैक्सिमम 2 क्लास में पूरा हिंदी पेडोलॉजी करवा दूंगा, उसी तरह से 2 क्लास में आपकी इंग्लिश पेडोलॉजी, फिर 2 क्लास में आपकी पूरी मैथ पेडोलॉजी, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपकी जो सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उसकी प्रैक्टिस चलेगी, प्रैक्टिस सेट चलेंगे। तो सीडीपी की जितनी है क्वेश्चन जिस तरह के बनते हैं, और पेडोलॉजी की बात करें तो बहुत जल्द आपका कंटेंट तैयार होने वाला है। पेडोलॉजी के लगभग 1000 क्वेश्चन में पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, वो आपको पीडीएफ भी दे दूंगा
और मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके यूट्यूब पर करवा दूंगा। तो चलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको समझ में आता है तो बिल्कुल आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब करना है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है।